हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक निबंध पढ़ते हैं। निबंध किसके विषय में है? निबंध है प्रकृति एवं हम, इसके विषय में, अर्थात प्रकृति और हमारे बीच का संबंध। इसके बीच में आप निबंध पढ़ने जा रहे हैं और हमारे इस अध्याय का नाम भी यही है, प्रकृति एवं हम। तो आइए अपने निबंध की शुरुआत कुछ इस तरह करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रकृति और मनुष्य का संबंध काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि पहले प्रकृति थी, मनुष्य बाद में आया। क्योंकि पहले हमें ये प्रकृति ही तो मिली, मनुष्य ने तो बाद में यहाँ जन्म लिया। लेकिन विकास के क्रम में मनुष्य ने शीघ्र ही प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित करनी चाहिए। अर्थात विकास की दौड़ में इंसान इतना अंधा हो गया कि वो प्रकृति के दोहन पर उतर आया। तब से मनुष्य तथा प्रकृति के बीच संघर्ष और स्वीकृति का एक लोमहर्षक नाटक चला आ रहा है। लोमहर्षक यानी कि एक अजीब सा नाटक आगे बढ़ने का। अर्थात मनुष्य ने प्रकृति को शायद ढंग से समझा ही नहीं, जाना ही नहीं कि इस प्रकृति ने हमको सब कुछ एक ही भाव से दिया है, और वो है निष्ठा, परोपकार की भावना। लेकिन मनुष्य ने इसके विपरीत उसके खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया। आज भी मनुष्य प्रकृति का ही पुत्र है। ये वो कतई नहीं भूल सकता कि हम प्रकृति के पुत्र हैं, क्योंकि सबसे पहले ये वातावरण ही हमें मिला। मनुष्य ने तो बाद में जन्म लिया। जन्म, मरण, यौवन आदि अपनी स्थितियों में वह आज भी प्राकृतिक नियमों से मुक्त नहीं हो सकता है। उसे आज भी प्रकृति के अनुसार ही चलना है, क्योंकि प्रकृति ने चाहा तभी उसका जन्म होगा, प्रकृति ने चाहा तो मरण होगा। इसके बावजूद अपने अहंकार के कारण वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। लेकिन वो इस भूल में रह गया कि वो बहुत शक्तिमान है और प्रकृति से आगे है, पर ऐसा नहीं है। और विज्ञान का दामन थामा उसने, तभी से वह अपने विनाश की खाई स्वयं खोदने लगा। विज्ञान जो हमारे आगे बढ़ने का रास्ता है, लेकिन अगर इसका हमने दुरुपयोग किया तो ये स्वयं पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। प्रकृति पर विजय के स्वप्न को साकार करने के लिए उसने अनेक आविष्कार किए। वह समझता है कि प्रकृति को उसने अपने वश में कर लिया है, परंतु वह यह भूल गया है कि इस प्रकार मूक दिखाई देने वाली, मूक का क्या अर्थ होता है? जो बोलते नहीं है। मूक दिखाई देने वाली प्रकृति की वक्र दृष्टि सर्वनाश का कारण बन सकती है। सर्वनाश यानी कि सब कुछ नाश करने वाली। अर्थात इसका अर्थ यह है कि मनुष्य ने अगर इसी तरह प्रकृति का दोहन करता रहा तो एक दिन प्रकृति की वक्र दृष्टि यानी कि तिरछी नजर अगर उस पर पड़ गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की दिशा में मनुष्य पिछले 200 वर्षों के दौरान इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब पीछे हटना असंभव सा लगता है। जिस गति से हम विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ते रहते हैं, उसमें कोई भी कमी व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्थाएं और दैनिक आवश्यकताएं उस गति के साथ जुड़ सी गई हैं। क्या हमें ज्ञात नहीं कि जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं वह वस्तुतः हमारा दैनिक विष है, जो सामूहिक आत्मदाह की दिशा में हमें लिए चला जा रहा है। सामूहिक यानी कि एक साथ बहुत लोग आत्मदाह की दिशा में बढ़ रहे हैं। अर्थात हम ये समझ रहे हैं कि हमें हर चीज आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए हम औरों की स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं, चाहे वो प्रकृति की स्वतंत्रता क्यों ना हो। इसका हमें आगे फल भोगना पड़ सकता है। जंगलों का एक प्रकट तथ्य है कि विभिन्न देशों की वन संपदा अत्यधिक तीव्र गति से क्षीण होती जा रही है। क्षीण यानी कि कमजोर होती जा रही, गायब होती जा रही है। अर्थात इंसान ने जिस तरह वनों को काटना शुरू कर दिया है, एक तरह से वो वन गायब होते चले जा रहे हैं, जो हमारे लिए ही विनाश का कारण है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, विशेषकर पूर्वांचल के तराई राज्यों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि के जंगल भारी संख्या में काटे जा रहे हैं। खूब अच्छी तरह जानते हुए भी कि जंगलों के काटने का मतलब भूमि को आरक्षित करना, बाढ़ों को
बाढ़ों को बढ़ावा देना और मौसम बदलने में सहायक बनना होगा। फिर भी हमारी सरकारें इस बर्बादी के रास्ते पर बढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों, कर्मचारियों, अंचलों की ही नहीं, खुद अपनी ज़रूरतें और उम्मीदें इस कदर बढ़ा ली हैं कि अब वह रोकी नहीं जा सकती। अर्थात सरकार, आम आदमी अब इस तरह से पेड़ काटने पर उतारू हो गए हैं कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी तरफ वो सोच ही नहीं रहे। आज से 20 साल पहले यदि किसी राज्य को पेड़ों से 10 लाख रुपए की आमदनी होती थी, तो आज कीमतें और ज़रूरतें बढ़ जाने के कारण वह उस आमदनी को 20 गुना कर लेना चाहता है। अर्थात इंसान का लालच दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह तभी मुमकिन है जब हर साल पेड़ पिछले साल की तुलना में दुगने कट जाएं। पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है अपनी आमदनी को बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन पेड़ ना हो तो उसका भुगतान भी इंसान को ही करना पड़ेगा। तकरीबन हो भी यही रहा है। बावजूद कुछ पहाड़ी इलाकों में चल रहे चिपको आंदोलन के तहत सामूहिक कटाई या रोजिन उतराई का विरोध करने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं। उत्तराखंड में इसी तरह का एक चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें लोग पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों को नहीं कटने दिया। ये एक आंदोलन चलाया गया पेड़ों को बचाने के लिए। इस तरह के आंदोलनों की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो जीवन बचाना संभव नहीं किसी का भी। नए पेड़ कितने उग रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी वन अधिकारियों के पास नहीं है। अर्थात लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन उगाए कितने जा रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि वे जानते हैं और दूसरे लोग भी कि मोटे मोटे घरेलू किस्म के पेड़ भले ही समतल जमीन पर उगाए जा सके, पर सुई जैसी फलियों वाले फर किस्म के पहाड़ी पेड़ मुख्यतः प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगते और बढ़ते हैं। स्थिति का परिणाम यह हुआ कि पहाड़ी प्रदेशों के घने प्राकृतिक जंगल जो सदियों के दौरान तैयार हुए और बड़े थे, सिर्फ 10, 20, 50 वर्ष की अवधि यानी कि समय में लगभग काटे जा चुके हैं। अर्थात इतनी तेजी से पेड़ों का दोहन हो रहा है। जो सदियों से खड़े थे, बहुत मुश्किलों से आए थे, उन्हें कुछ ही सालों में काट दिया गया। आने में उन्हें सदियां लग गई, लेकिन कटने में उन्हें कुछ साल लगे। पहाड़ियां नंगी तथा कुरूप होकर मानो तैयार खड़ी हैं। जो पहाड़ हमारे हरियाली से भरे होते थे, अब वो मिट्टी जैसे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अब वो रौनक पहाड़ी प्रदेशों में नजर नहीं आती है जो हरियाली देखने पे आती थी। अब चारों तरफ पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ भी मिट्टी जैसे लगते हैं, उन्हें देखने में मजा नहीं आता। कि इस विनाश का बदला वे लोगों से जल्दी ही लेगी। अर्थात जो पहाड़ियां अब हमें कुरूप दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ही इस विनाश का बदला लेगी। यह बहुत करुण यानी दया भरी, दुख भरी, करुण और दहला देने वाला विषय है। हम सबकी तात्कालीन जरूरतों के लिए शाश्वतता के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहे हैं। फिर तरह तरह के ख्याल मन में उठने लगे। अभी तो संसार में, खासकर हमारे मुल्क में, हर चीज कम पड़ने लगी है। लकड़ी, बिजली, पानी, अनाज, लोहा, कागज, कोयला, पेट्रोल, मकान, स्कूल, सब कुछ कम। अर्थात जितना बना रहे हैं उतना कम पड़ता जा रहा है। इंसान की नीयत में कमी आ रही है। जब मानव सभ्यता की केवल अधखुली पलक ने यह हालत पैदा कर दी है, तो उसकी अंगड़ाई फिर करवट लेने से प्रकृति और सृष्टि का संतुलन क्या भर भरा कर गिरना पड़ेगा। मनुष्य की बुद्धि और प्रतिभा क्या उस समय इस संतुलन को बनाए रखने में किसी तरह सफल हो सकेगी? इंसान क्या इस संतुलन को बना पाएगा? बच्चों, क्या करेगा उस समय जब सब कुछ विनाश की दृष्टि से देखा जा रहा है? सब कुछ विनाश की ओर जा रहा है। उसे पता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ये कार्य कर रहा है। दुनिया भर में चीजों की बढ़ोतरी के पीछे मौजूद इंसानी छीना झपटी क्या किसी जादू के जोड़ से कम हो जाएगी? क्या हम धरती, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, ऋतुओं को दूषित, विकृत करते ही चले जाएंगे? विकृत यानी कि खराब। क्या हम ऐसे करेंगे?
प्रकृति के साथ हम ऐसा ही खिलवाड़ करते चले जाएंगे? क्या प्रकृति चुपचाप इसी तरह हमारे इन अत्याचारों को सहती जाएगी? क्या वे हमसे बदला नहीं लेगी, या हमें कोई विकल्प सुझाएगी जिससे हम अपने को और उसे भी बचा सकें? क्या होगा अगर हम किसी के साथ अन्याय करेंगे तो वो पलट के जवाब नहीं देगा हमें? क्या प्रकृति आपकी चुपचाप रहेगी? इसी उधेड़बुन में, उधेड़बुन यानी कि इसी उलझन में, इसी उधेड़बुन में पड़ा था, निगाह आसमान की ओर उठी तो मैंने पाया कि पिछले कई दिनों से घिरे जो बादल सुबह छटने लगे थे वे फिर उमड़ आए। तभी बारिश होने लगी, फिर ओले पड़ने लगे। जल्दी जल्दी सबने बस के शीशे चढ़ा लिए। समूची घाटी में टप टप तड़ तड़ का विचित्र संगीत ध्वनित प्रतिध्वनित होने लगा और कुछ ही देर में हमने देखा कि समूची सड़कें, पेड़, पहाड़, ऊंचाइयां और घाटियां सब की सब सफेद ओलों से ढक गई थी। यह जून का आखिरी हफ्ता और तमाम कश्मीर की घाटी पर बर्फ पड़ रही है। रुई जैसी मुलायम बर्फ नहीं, बल्कि पत्थरों जैसी शाश्वत बर्फ, शाश्वत यानी कि कठोर, नन्ही नन्ही सफेद गोलियों से पड़ी है पूरी सड़क। अर्थात पूरी सड़क जो है भर गई थी सफेद सफेद गोलियों से, बर्फ की। कश्मीर के लिए मौसम मामूली और बिल्कुल असामान्य है। पहले तो रेल हड़ताल ने कश्मीर के सारे धंधे चौपट कर दिए, फिर ओलो पानी ने फलों और फसलों को। किसी कश्मीरी के होठों से निकला यह वाक्य है, कहर पड़े इस साल कहर। मुझे कचोटता रहा, यानी कि मुझे अंदर ही अंदर इस वाक्य ने झंझोड़ दिया। मुमकिन है यह केवल भ्रम हो, पर उस समय मेरे मन में एक विचार उठा था कि इसका दोष हम व्यर्थ ही प्रकृति को देते हैं। क्या हम खुद इस हालत के लिए लगभग उतने ही दोषी नहीं? बढ़ती हुई गरीबी और बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को ठीक करने के लिए जब हम प्रकृति के साथ इतना अधिक हस्तक्षेप करेंगे, हस्तक्षेप यानी कि उसके मामले में दखल देना, हस्तक्षेप करेंगे, आमदनी बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जंगल काटेंगे, नदियों के पानी में कारखाने का रासायनिक मलबा और शहरों की भरपूर गंदगी घोलेंगे, पहाड़ों को तोड़ फोड़ कर हर जगह पक्की पुख्ता यानी कि मजबूत पुख्ता सड़कें बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर नदियों के तल में मिट्टी इकट्ठी हो जाने के कारण बाढ़ें आएंगी। विषैले पानी को पीकर लोग सुस्त और बीमार होंगे। सड़कों पर जगह जगह पर पहाड़ों से टूट टूट कर पत्थर गिरने लगेंगे। मौसम कुछ के कुछ होने लगेंगे और बौखलाकर जब हम प्रकृति के खिलाफ अपनी लड़ाई और भी तेज करेंगे तो क्या आखिरकार हम खुद अपनी मौत का सामान इकट्ठा ना कर रहे होंगे? अर्थात जब प्रकृति के साथ हम इतना खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी पलट के जवाब एक दिन जरूर देगी। मुझे प्रकृति की ओर बढ़ो, मनुष्य की ओर। क्या यह केवल कल्पना है या फिर एक डरे हुए व्यक्ति ने हल्की सी छाया को बहुत बड़ा भूत मानकर अपने आप को बिना मतलब की दहशत से भर लिया है? दहशत यानी कि डर से। मौसम की गर्मी क्या मेरे दिमाग पर भी छाई है? हिमाचल के भूकंप की थर्राहट क्या मन को अभी भी कंपित किए हुए? नहीं जानता, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूं कि दुनिया ठंडी नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी स्निग्ध शीतलता से हमें और आने वाली पीढ़ियों को सींचती रहेगी। अर्थात ये प्रकृति अपना कार्य तो पूरे मनोभाव से कर रही है, पूरी निष्ठा से कर रही है, लेकिन हम बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं? उनका दोहन कर रहे हैं, उन्हें पेड़ों को काट रहे हैं। वर्षा समय पर नहीं हो रही, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, पहाड़ दहल रहे हैं। इसका खामियाजा किसे भुगतना है? मनुष्य को। तो मनुष्य समय पर सचेत क्यों नहीं हो रहा है? वो सब इस महाविनाश की ओर कदम क्यों बढ़ा रहे हैं? जब ये महाविनाश आ जाएगा उस समय क्या हम चेतेंगे या उससे पहले? तो आज क्यों नहीं? बच्चों, आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि आप भविष्य हैं इस देश के, इस संसार के।
इस दुनिया के। आपका दायित्व है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखें, लोगों को समझाएं, जाइए हर गली मोहल्ले में, समाज के बीच पहुंचिए और लोगों को इसके लिए जागरूक कीजिए कि अगर आज आप सचेत नहीं हुए तो भविष्य में आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं छोड़ पाएंगे, न पानी, न हवा, न जमीन। तो बच्चों, ये निबंध आपको इसी मकसद से बताया गया है कि हमारा पर्यावरण दिनों दिन दूषित होता जा रहा है और आने वाले संकट की ओर इशारा कर रहा है। इससे पहले कि बहुत बड़ी हानि हो जाए, हमें पहले ही सचेत होना पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी इस अध्याय को पढ़ के जागरूक जरूर हुए होंगे। बस अब अपने दायित्व को निभाइए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।